हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम सभी इतिहास में पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में हम सभी ने अभी तक फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों के बारे में पढ़ा, राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में पढ़ा। अब हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्रांतियों का युग 1830 से 1848। बच्चों, यूरोप में रूढ़वादी व्यवस्थाओं ने जैसे जैसे अपने को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, यूरोप के कई क्षेत्रों में उदारवाद तथा राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखे जाने लगा। यानी यूरोप में रूढ़वादी व्यवस्थाओं ने जैसे जैसे अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, तो यूरोप के कई क्षेत्रों में उदारवाद तथा राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इस प्रकार के क्षेत्रों में इटली व जर्मनी के कुछ राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने इन क्रांतियों का नेतृत्व किया, जो समाज के शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें स्कूलों के अध्यापक, प्रोफेसर, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग सम्मिलित थे। यानी जिसमें स्कूल के अध्यापक, प्रोफेसर, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। बच्चों, जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ। यानी जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह जो हुआ वो फ्रांस में हुआ। 1815 के बाद हुई रूढ़वादी प्रतिक्रिया के दौरान बहाल किए गए बोर्बो वंश के राजा ने अब उदारवादी क्रांतिकारियों को प्रभावहीन कर दिया। यानी उदारवादी क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। यानी एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। लुई फिलिप इसका अध्यक्ष था। यानी इसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। मैटरनिख ने यह टिप्पणी की थी, यानी मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बच्चों, याद रखिएगा ये किसका कथन है? तो ये मैटरनिख का कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। यानी जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके चलते वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से पृथक हो गया। किससे पृथक हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, यानी इससे अलग हो गया। बच्चों, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम वह घटना थी जिसने समस्त यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से समस्त यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुआ। 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। बच्चों, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। यानी जो अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन थे उन्होंने इसके लिए धन इकट्ठा किया और युद्ध भी लड़ने गए, जहां 1824 ईस्वी में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। तो बच्चों, याद रखिएगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में, जिसके चलते यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। अब हम बात करेंगे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। बच्चों, युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ। यानी युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ,
बल्कि इसके विकास में संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गीत, संगीत, काव्य, कहानियाँ और किस्से तथा कला ने राष्ट्रीय भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। यानी गीत, संगीत, काव्य, कहानियाँ, किस्से तथा कला ने राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रायः रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की। यानी जो रोमानी कलाकार और कवि थे, उन्होंने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की तथा उसके स्थान पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। उनका यह प्रयास था कि साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और सम्मिलित सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया जाए। बच्चों, योहान गॉटफ्रीड नामक जर्मन दार्शनिक तथा रोमानी चिंतक ने इस बात पर बल दिया कि वास्तविक जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। किस पर बल दिया? कि वास्तविक जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा किसी देश के लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और संचित करना राष्ट्र निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। इनमें से अधिकांश सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। बच्चों, अब हम बात करेंगे भूख, कठिनाइयाँ और जनविद्रोह के बारे में। तो बच्चों, यूरोप में 1930 का दशक अनेक समस्याओं को लेकर आया। यानी 1930 का जो दशक था वह यूरोप में अनेक समस्याओं को लेकर आया। इस दशक के प्रथम भाग में समस्त यूरोप में जनसंख्या में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। अधिकांश देशों में नौकरी चाहने वालों की संख्या उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। यानी बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का अतिरिक्त भाग नगरों की ओर उन्मुख हुआ तथा भीड़ भाड़ बड़ी बस्तियों में रहने को विवश हुआ। नगरों के लघु उत्पादकों को प्रायः इंग्लैंड से मंगाई गई मशीनों से निर्मित सस्ते वस्त्रों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों से ऊंचा था। यानी इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का जो स्तर था यह यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों से काफ़ी ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। यानी कृषक जो थे वो सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। बच्चों, 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। यानी जब खाने पीने की कमी हुई और बेरोजगारी बढ़ी तो पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। यानी रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की गई। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़े
लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे 1848 यानी उदारवादियों की क्रांति। बच्चों, अनेक यूरोपीय देशों में 1848 में जब गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से त्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग में एक क्रांति हो रही थी। यानी जब 1848 ईस्वी में यूरोपीय देश के किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर जो पढ़े लिखे और मध्य वर्ग के लोग थे वे एक क्रांति कर रहे थे। राजा को फरवरी 1848 की घटनाओं के फलस्वरूप अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी तथा एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य राज्यों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादियों, मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग की। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का लाभ उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यानी 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रुसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। ठीक है बच्चों।